आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवीय गरिमा की जड़ों तक जाता है। ये कहानी है न्याय के लिए एक लड़ाई की और उस लड़ाई के दौरान होने वाले एक और अनदेखे अपराध की। चलिए, इस मामले की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। ये लाइन सुनने में बहुत साधारण लग सकती है ना? फलटन मामला एक पीड़िता की गरिमा के बारे में भी है। पर यकीन मानिए, ये इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये हमें याद दिलाता है कि न्याय का मतलब सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के फलटन से। एक युवा महिला डॉक्टर अपनी जान ले लेती हैं और अपने पीछे वो एक पुलिस अधिकारी और एक दूसरे व्यक्ति पर बलात्कार और उत्पीड़न जैसे बेहद गंभीर आरोप छोड़ जाती हैं। ये त्रासदी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे सिस्टम पर गहरे सवाल खड़े करती है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, दूसरा अपराध। अब ये दूसरा अपराध है क्या? असल में ये वो सार्वजनिक चरित्र हनन है, वो पब्लिक शेमिंग है जिसका सामना एक विक्टिम के परिवार को तब करना पड़ता है जब वो हिम्मत करके न्याय की तलाश में निकलते हैं। फलटन मामले में ये दूसरा अपराध बिल्कुल साफ साफ दिखा। और जानते हैं कब? जब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने ही उस डॉक्टर की निजी जिंदगी के बारे में पब्लिक में कमेंट्स किए। सोचिए, ये एक संस्थागत विफलता का कितना बड़ा उदाहरण है। अब सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इस तरह के चरित्र हनन को रोकने के लिए हमारे पास एक कानूनी ढांचा पहले से मौजूद है। मतलब, कागज पर तो एक पीड़िता की गरिमा सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। इस कानूनी ढाल का जो सबसे मजबूत हिस्सा है, वो है 2013 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, जिसे हम सब निर्भया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कानून सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक वादा था। एक वादा कि अब किसी भी पीड़िता को अदालत में अपने ही चरित्र पर उठते सवालों का दर्द नहीं झेलना पड़े। ये स्लाइड एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। जरा सोचिए, 2013 से पहले क्या होता था? अक्सर अदालत में पीड़िता ही कटघरे में खड़ी महसूस करती थी। उसके कैरेक्टर, उसके अतीत, उसके व्यवहार, हर चीज की पड़ताल होती थी। लेकिन निर्भया एक्ट के बाद कानून ने एकदम साफ कर दिया, फोकस सिर्फ और सिर्फ अपराध के तथ्यों पर होगा, पीड़िता पर नहीं। तो ये सुरक्षा कवच आखिर करता क्या है? देखिए, इसके कई लेयर्स हैं। ये कहता है कि किसी के पर्सनल लाइफ को कोर्ट में सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, और सबसे जरूरी, सिर्फ किसी बनी बनाई धारणा की वजह से पीड़िता की गवाही को कमजोर नहीं माना जा सकता। और हाँ, पीड़ित तो फिर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अगर कानून इतना मजबूत है, इतना साफ है, तो फिर आज भी पीड़िताओं को पब्लिक में शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ता है? ये गैप क्यों है? और यहीं हमें वो खाई दिखती है, कानून की किताबों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई। अब हम देखेंगे कि कैसे ये सुरक्षा कवच असलियत में आकर फेल हो जाता है। ये टेबल बहुत सीधे तरीके से दिखाती है कि फलटन केस में कानूनी सिद्धांत एक एक करके कैसे टूटे। कानून कहता है गरिमा की भावना, लेकिन हुआ क्या? पब्लिक कमेंट्स ने एक तरह का सोशल फैसला सुना दिया और चरित्र हनन किया। कानून कहता है पहचान की सुरक्षा, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन की मीडिया जांच ने कानून की आत्मा का ही उल्लंघन कर दिया। और निष्पक्ष जांच के बावजूद पीड़िता के परिवार के वकीलों को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक नहीं दी गई। और यही तो असली प्रॉब्लम है। जिन संस्थाओं को रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हीं के कामों ने चरित्र हनन को अंजाम दिया। उन्होंने असल में ठीक वो ही चीज हासिल कर ली जिसे रोकने के लिए 2013 का कानून बनाया गया था। हो सकता है उन्होंने कानून का कोई अक्षर न तोड़ा हो, पर उन्होंने उसकी आत्मा को जरूर मार दिया। तो अब सवाल उठता है कि इस खाई को कैसे भरा जाए? नीति और व्यवहार के बीच की इस दूरी को कैसे कम किया जाए? अच्छी बात यह है कि सोर्स हमें आगे का रास्ता भी दिखाता है। तो रास्ता क्या है? देखिए, 3 बहुत ही साफ कदम सुझाए गए हैं। पहला, सिस्टम में बैठे लोगों की ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन, पुलिस, वकील, जज, ताकि वो सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दे। दूसरा, समाज के तौर पर हमें पीड़िता को दोष देने वाली मानसिकता को बदलना होगा। और तीसरा, सही जगहों पर इन्वेस्ट करना होगा। बेहतर फोरेंसिक, सेंसिटिव महिला डेस्क और ऐसी कानूनी मदद जो सबके लिए सुलभ हो। आखिर में ये पूरा मामला एक नैतिक जिम्मेदारी पर आकर टिक जाता है। ये बदलाव के लिए एक आखिरी पुकार है।
और ये कोटेशन इस बात को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सामने रखता है। जब अधिकार के पद पर बैठी कोई महिला किसी महिला पीड़िता के चरित्र हनन में शामिल होने का विकल्प चुनती है, तो यह अंतिम नैतिक विफलता का प्रतीक है। ये एकजुटता और जिम्मेदारी के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे कानूनी सुधार सिर्फ कागजों पर अच्छे ना दिखें, बल्कि असल जिंदगी में पीड़ितों के लिए सुरक्षा और सम्मान का एक मजबूत कवच बने? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।